वेलकम टू एडोनॉमी बाय रिया। सो 90% स्टूडेंट्स को जो दिक्कत आ रही है वो शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट में आ रही है, डिमांड करके सप्लाई करके। इवन पीपीसी में भी उनको यही नहीं क्लियर हो रहा कि शिफ्ट कब करना है और मूवमेंट कब करना है। सो आप ट्राई करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट टॉपिक एक क्विक रिवीजन थोड़ा सा डिमांड का ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फुल चैप्टर इन दिस वीडियो, वो प्रॉबेबली किसी और वीडियो में करेंगे, बट कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेते हैं। तो डिमांड के अंदर ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिखा होना चाहिए और यहाँ प्राइस लिखा होना चाहिए। ये नेगेटिव स्लोप्ड होता है, नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि आप सपोज़ करो आप पॉइंट एक्स पे हो और प्राइस 10 है और यहाँ 100 यूनिट्स डिमांड हो रहे हैं। तो अगर आप प्राइस नीचे ले आते हो, सपोज़ 5 रुपीज़ में ले आते हो, तो जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो डिमांड का कंसेप्ट होता है वो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। कंज्यूमर तभी वो चीज़ को बाय करता है या परचेज़ करता है अगर उसको वो सस्ता मिलने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आप पॉइंट वाई से जब नीचे आओगे, आप प्राइस को कम करोगे तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। कब? जब प्राइस कम हो। तो प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है, हैंस हम बोलेंगे कि इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है। राइट अब इस दिस आई एम लिविंग राइट नाउ इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड कर। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंसी, कि डिमांड किस पे डिपेंडेंट है। तो जो डिमांड डिपेंडेंट होता है वो किसका फंक्शन है, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो उसके अंदर ये सारे फैक्टर्स लिस्टेड हैं। राइट अब उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहते हैं दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। ठीक है, पहले प्राइस होता है फिर डिमांड होता है, क्योंकि ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। मतलब जो पहले लिखने का क्या मतलब है, ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जैसा प्राइस होगा उस पर रिएक्शन देगा डिमांड। ठीक है, तो ये वो एक तरीके से रिस्पॉन्स होता है, जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना, प्राइस वो स्टिमुलस है जिसको डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी। और यहाँ जो वर्ड सेट्रस पैरेबस आता है, क्योंकि अभी आप ऊपर देख रहे थे ना कितने सारे डिटर्मिनेंट्स थे, कम से कम 6 to 7 डिटर्मिनेंट्स है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में आप सिर्फ एक डिटर्मिनेंट की बात करते हो, तो उस टाइम पे आप बोलते हो कि बाकी सारे मैं कांस्टेंट मान के चल रहा हूँ या चल रही हूँ, तो उसी को हम बोलते हैं सेट्रस पैरेबस हो गया। ठीक है, सेट्रस पैरेबस का मतलब कि बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को मीनवाइल हम कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट का क्या मतलब है? इग्नोर करते हैं, हम उनको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं। ठीक है, इसी वाले पॉइंट से आपको क्लैरिटी मिलेगी मूवमेंट और शिफ्ट की। तो मैं पहले ही यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ कि जब सिर्फ डिमांड अपने खुद के फैक्टर की वजह से, खुद के प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज हो रही होती है, तो उसको तो हम बोलेंगे मूवमेंट। कैसे, वो मैं भी बताऊंगी। और बाकी प्राइस के अलावा जितने भी और फैक्टर्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे उसके शिफ्ट के लिए। तो ये तो पहला डिफरेंस है कि अगर खुद के प्राइस से चेंज आ रहा है तो वो मूवमेंट है, और अगर वो शिफ्ट की वजह से आ रहा है, अगर वो शिफ्ट है तो वो बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर स्पेसिफिकली मूवमेंट को स्टडी करते हैं। मूवमेंट और एक जो इम्पॉर्टेंट है वो एक्सेप्शंस भी होता है, ध्यान देने वाली बात है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो अब मूवमेंट के अंदर देखते हैं। तो मूवमेंट में क्या बोला है? अलोंग द डिमांड कर्व। अलोंग मतलब डिमांड कर्व के साथ साथ। तो इसका मतलब अगर ये डिमांड कर्व है तो जब आप सिर्फ इसी डिमांड कर्व में घूम रहे हो, या कभी आप इस पे नीचे आ रहे हो या कभी इस पे ऊपर जा रहे हो, तो पहली बात उसको क्या बोलेंगे? मूवमेंट बोलेंगे। तुम ये सपोज़ करो कि एक रैंप वॉक है और एक रैंप वॉक में एक मॉडल को एक लाइन दे दी गई है, उस लाइन पे ही उसको चलना है, आगे जाके फिर मुड़ के इसी लाइन पे उसको वापस आना है, तो हम क्या कहेंगे? ये इसकी मूवमेंट हो रही है। तो वो जब अलोंग द लाइन, सेम अलोंग द लाइन में होती है तो उसको मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसके क्यों? क्योंकि वो खुद के प्राइस की वजह से हुआ था, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था। शिफ्ट में क्या होता है? शिफ्ट में उसकी पूरी लाइन ही शिफ्ट हो जाएगी, मतलब वो एक नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे शिफ्ट हो गई है। आपको जो पाथ ऑलरेडी अलॉटेड था, आपने वो पाथ छोड़ के कोई और पाथ पकड़ लिया, तो उसको हम बोलेंगे शिफ्ट। और मूवमेंट का मतलब होता है कि अपनी ही जगह पे आप मूव कर रहे हो।
राइट। तो हम मूवमेंट के लिए दो पार्ट्स देखते हैं। मूवमेंट के लिए हम एक पार्ट को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरे वाले पार्ट को हम लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसके अंदर ये वर्डिंग्स बहुत क्लियर है, इंग्लिश का लिटरल मीनिंग ही है, एक्सटेंशन हो या यहाँ पे वर्ड हो एक्सपेंशन हो, राइट। तो यहाँ मतलब कि डिमांड बढ़ रही है, राइट, इंक्रीज़ हो रही है। तो मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़ ना बोलकर वर्ड्स क्या यूज़ करूँगी, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इंक्रीज़ डिक्रीज़ शिफ्ट में यूज़ होता है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड होना, कोई चीज़ को बढ़ना। तो यहाँ क्वांटिटी एक्सटेंड हो रही है। कब एक्सटेंड होती है क्वांटिटी, जब प्राइस कम होता है। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब श्रिंक आउट करना, रिड्यूस होना, राइट। तो यहाँ पे डिमांड मतलब श्रिंक कर रही है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। कब होगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब मैं अपना डायग्राम बनाऊंगी तो उसके अंदर ये वाला मेरा नॉर्मल डिमांड कर्व है, ये प्राइस का एक्सिस है और ये क्वांटिटी डिमांडेड का है। सपोज़ आप एक ओरिजिनल पॉइंट उठा लो ए, यहाँ आपका प्राइस 100 है और क्वांटिटी आपकी 50 क्वांटिटी है। आप एक्सटेंशन में क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, एक्सटेंशन ऑफ प्राइस नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मतलब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो बढ़ने के लिए मैं 50 से कहाँ पहुँच जाऊँगी, 100 तक। तो 100 पे जब मैं पहुँचूँगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड कर्व पे पॉइंट बी आ गया। पॉइंट बी आ गया तो आपका प्राइस रिड्यूस होके मतलब कितना हो चुका है, 50 हो चुका है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड एक्सपैंड करा है, एक्सटेंड करा है, ठीक है। या फिर इसको अगर हम दूसरे नाम से बोलेंगे तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि आप अपने ए पॉइंट से नीचे की तरफ उतर के आए हो बी की तरफ। लेकिन अब उल्टा करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, डिमांड श्रिंक कर रही है। तो अगर आप ओरिजिनली ये ए पॉइंट पे ही थे, मतलब 50 क्वांटिटी थी, तो आप श्रिंक करके वापस 30 पे आ जाओगे। 30 पे जब आपने पॉइंट चेक करा तो आपका पॉइंट सी आ रहा है। सी पे आप नोटिस करोगे कि आपका प्राइस 200 हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले में अब आप ए से सी की तरफ गए हो, ए से सी मतलब आप ऊपर की तरफ गए हो, इसलिए हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, ऐसा इसलिए हो पा रहा है, इसका ना एक लॉजिक होता है, बहुत सिंपल लॉजिक ये होता है कि अगर आपने कोई बार ग्राफ ग्राफ बनाया और ग्राफ में दो वेरिएबल्स हैं, वाई वेरिएबल और एक्स वेरिएबल। अगर एक्स में और वाई में दोनों में चेंज आ रहा होता है, दोनों में, तो मूवमेंट ही होता है। जैसे आप इसके अंदर नोट कर रहे थे, पॉइंट ए में जब आप थे और उससे आप पॉइंट बी पे आए थे, तो दोनों ने चेंज करा था। इवन प्राइस भी P1 से P2 हुआ है और क्वांटिटी भी Q1 से Q2 हुआ है। ऐसे जब आप पॉइंट ए से सी पे गए हो तो प्राइस P3 हो गया और क्वांटिटी Q3 आया। तो जब दोनों वेरिएबल, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों चेंज होते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि मूवमेंट होता है कर्व में। हर कर्व में ऐसा ही होता है, एवरी कर्व में ऐसा होगा, ठीक है। तो इतना तो आप दिमाग लगा सकते हो ना कि लॉ ऑफ डिमांड में यहाँ प्राइस और यहाँ क्वांटिटी है। तो अगर प्राइस में चेंज है तो क्वांटिटी में भी चेंज होएगा। तो दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों में मतलब कर्व के ऊपर ही चलना और नीचे उतरना रहेगा, ठीक है। सो दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। नाउ लेट्स गो टू शिफ्ट्स। शिफ्ट में पहले भी बताया था, प्राइस को छोड़ के सारे फैक्टर्स, तो देखो क्या लिख दिया, चेंज इन अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम प्राइस। प्राइस को छोड़ दो, जितने भी और फैक्टर्स हैं वो सारे शिफ्ट हैं। अब ऐसा क्यों है, अब फिर वही लॉजिक देखो इसके अंदर, ठीक है। लॉजिक ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे क्वांटिटी रहेगा और यहाँ प्राइस ही रहेगा। वो कह रहे हैं प्राइस वाले एक्सेस में कोई चेंज ही नहीं है, एक एक्सिस में कोई चेंज ही नहीं है, क्योंकि आप प्राइस को छोड़ के आप दूसरे फैक्टर कंसिडर कर रहे हो। तो सिर्फ कौन से एक्सिस पे चेंज आ रहा है, क्वांटिटी। तो दैट मीन्स प्राइस तो अगर 100 है तो 100 की लाइन तो फिक्स होने वाली है ना। सपोज़ आपका डिमांड कर्व डी ये था और इस टाइम पे क्वांटिटी थी आपकी 200, ठीक है। अब वो कह रहा है प्राइस तो फिक्स है, क्योंकि प्राइस तो फैक्टर कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो क्वांटिटी अगर बढ़ गई 300 हो गई तो इसका मतलब आप इस पॉइंट पे आ जाओगे, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे ही बनता है ना, जहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का पॉइंट मिलता है वही पॉइंट कंसिडर होता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो वाई एक्सिस का वेरिएबल है प्राइस, वो सेम ही लाइन है, कॉन्स्टेंट लाइन है। तो दैट मीन्स सिर्फ एक्स एक्सिस वाला जहाँ जहाँ चेंज कर रहा है वहाँ वहाँ आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर ये डी डी ओरिजिनल वाला था तो जो अब न्यू बनेगा वो डी डैश हो जाएगा। इसको थोड़ा और ये देखो, ये वाला डायग्राम नोट कर रहे हो। इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है पहले आप सपोज करो
इसमें ना ये वाला पॉइंट नहीं कंसिडर करना है। सबसे पहले आप ये वाली डिमांड की लाइन कंसिडर करो। आप पॉइंट ए पे हो जहाँ पे आप एम क्वांटिटी और पी प्राइस ले रहे हो। अब क्योंकि शिफ्ट में प्राइस तो फैक्टर कंसिडर नहीं होगा, तो प्राइस वाला फैक्टर क्या रखना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये लाइन सीधी लाइन हो जाएगी। कांस्टेंट तो यही मतलब होता है ग्राफ में। अब मान लो किसी रीज़न से आपकी क्वांटिटी बढ़ के m1 हो जाती है, राइट साइड मतलब इंक्रीज़ होना। तो आप जब आप इस पॉइंट को मैच करोगे तो आप किस पॉइंट पे आ जाओगे, पॉइंट बी पे आ जाओगे। ठीक है, अब बी पॉइंट से आप कैसे निकलोगे, बी पॉइंट के लिए आपको एकदम जंप लेके दूसरा पाथ पकड़ना पड़ेगा। और वो जो दूसरा पाथ पकड़ते हैं वो वाला दूसरा पाथ ये वाला हो गया, आपको दिख रहा है ये डॉटेड वाला। तो आपने जब बिल्कुल अपने पाथ्स को शिफ्ट करा, याद करो वो मॉडल जो एक ही पाथ पे चल रही है वो तो मूवमेंट था, लेकिन जब वो अपना पाथ बदल लेती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो अब ये कौन सा शिफ्ट कहलाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट कहलाएगा। ऐसे ही अगर इसके अंदर ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था आपका और आप इस पॉइंट पे थे एम, ये प्राइस है। अब प्राइस के अलावा तो प्राइस तो कांस्टेंट हो गया। इस केस में अगर आपकी क्वांटिटी घट जाती एम डैश, तो आपका जो नया इंटरसेक्टिंग पॉइंट पहले ए था, आप कौन सा पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल जंप मार के, क्योंकि ये इतना तो घूमेगा नहीं, ठीक है, ये इतना तो मूव कैसे करेगा, मूवमेंट की लाइन तो उस तरफ है और इसको बी पॉइंट पे आना है, तो ये एकदम जंप मार के न्यू डिमांड कर्व लेगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन, चलो शिफ्ट समझ आ गया, मूवमेंट समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कब पता चलेगा कि राइटवर्ड शिफ्ट करना है, कब पता चलेगा कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। उससे भी पहले हम इसके वर्डिंग्स पे जाते हैं। अगर तो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। कई बार बच्चे यही मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या कर देते हैं कि इंक्रीज़ वाला जो वर्ड होता है ना, क्या हो रहा है, चलो यहाँ लिख देती हूँ। कई बार इंक्रीज़ वाला वर्ड होता है ना, उसको वो एक्सटेंशन या उसको एक्सपेंशन, ये तीनों वर्ड्स को सेम कंसिडर करते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो एक्सटेंशन और जो एक्सपेंशन वाले वर्ड्स होते हैं, एक्सटेंशन और एक्सपेंशन वाले जो वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स मूवमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं, मूवमेंट के लिए, ठीक है। और जो इंक्रीज़ वाला वर्ड होता है, जो इंक्रीज़ वाला वर्ड होता है वो शिफ्ट के लिए यूज़ होता है, राइट। अब इसमें आप एक बार फैक्टर्स कंसिडर करवा देती हूँ मैं फटाफट, इसमें कब शिफ्ट होगा कब नहीं होगा। तो शिफ्ट में इंक्रीज़ इन डिमांड, राइट, सो इंक्रीज़ इन डिमांड कब होगा, जब राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज़ तो मतलब डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो डिमांड किस तरफ जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, राइट। इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, अपवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड कर्व है वो अपनी पोजीशन से जब वो राइट की तरफ आता है तो जनरली उसको अपवर्ड मानते हैं। रीजंस क्या होंगे, जब इनकम बढ़ेगी किसी कंज्यूमर की तो ऑब्वियसली वो क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ करेगा, तो इसलिए राइट होगा। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, अभी तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही सब्सटीट्यूट गुड, अगर आपको डाउट हुआ आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना। लेकिन इतना याद रखो कि सब्सटीट्यूट गुड का जो प्राइस होता है ना, सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस और आपकी कमोडिटी का जो क्वांटिटी होती है उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर प्राइस सब्सटीट्यूट का बढ़ेगा तो वो कमोडिटी कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा, इसलिए आपकी कमोडिटी ख़रीदने लोग ज़्यादा आएंगे, तो वो भी राइटवर्ड शिफ्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ेगा तो जो उसके साथ यूज़ होने वाला गुड है वो भी महंगा लगेगा सबको, और सब उसकी मतलब महंगा इससे लगेगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग वो नहीं खरीदेंगे, उस गुड को नहीं खरीदेंगे। जब वो उस गुड को नहीं खरीदेंगे तो फिर वो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्यों ही खरीदेंगे, क्योंकि ये दोनों तो साथ में काम करते हैं, इसलिए आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल, हाँ, तो मेरे को तो उल्टा करके यहाँ पे बताना है आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर फॉल कर जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की क्वांटिटी लोग ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी खरीदेंगे तो आपकी भी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो राइटवर्ड शिफ्ट है। टेस्ट आपके फेवर में आएगा, जो आप सामान बेच रहे हो वो ज़्यादा फेवरेबल हो जाएगा, लोगों को पसंद आएगा, इसलिए भी आपकी क्वांटिटी ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। और जब लोगों को लगेगा कि भाई फ्यूचर में इसकी शॉर्टेज होने वाली है तो आज ही लोग इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा खरीद लेंगे। ये सारे रीजंस किसके हैं, राइटवर्ड शिफ्ट के हैं। अब हम रीजंस किसके देखेंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट के। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के अंदर बैकवर्ड शिफ्ट बोल सकते हो इसको,
लेफ्ट वर्ड बोल सकते हो। फॉल इन कंज्यूमर इनकम, तो क्वांटिटी कम होगी परचेज। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट बताएं अभी, डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो प्राइस सब्सटीट्यूट का घटेगा तो क्वांटिटी घटेगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट घटेगा, तो हमें इस केस में इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज कराना पड़ेगा, तभी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है ना। चेंज इन टेस्ट अवे, अवे वर्ड नहीं अगर आपको याद रहता तो अनफेवरेबल, अब आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा तो भी आपकी क्वांटिटी रिड्यूस करेगी। ओके, सो अभी एक और वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल इस पार्ट को भी कवर करेंगे जिसके अंदर एक्सेप्शंस, क्योंकि इसके अंदर गिफन गुड, प्रेस्टीज गुड्स, ठीक है, ये सारे कॉन्स्पिशियस गुड, ये वाला वर्ड बहुत जनरली बच्चों ने सुना नहीं होता, तो वो जब आ जाता है पेपर में तो उनको लगता है कि कौन सा आइटम उन्होंने दे दिया है, तो इन सबको डिस्कस करेंगे, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ केस यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।